क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपको कंट्रोल कर रहा है, बिना आपको पता चले? जैसे कोई अजनबी शक्ति आपके निर्णयों को आकार दे रही हो, आपके भावनाओं को प्रभावित कर रही हो। क्या हो अगर मैं कहूं कि दुनिया के सबसे पावरफुल लोग, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, यहां तक कि आपके आसपास के लोग माइंड गेम्स और साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं आपको मैनिपुलेट करने के लिए? ये कहानी है डैनियल की, एक ऐसा इंसान जिसने हमेशा सोचा कि हार्ड वर्क, ऑनेस्टी और काइंडनेस ही सक्सेस की है। लेकिन लाइफ ने उसे गलत साबित कर दिया। ऑफिस में वो हमेशा पीछे रह जाता, उसके आइडियाज कोई और स्टील कर लेता, प्रमोशंस उसे नहीं मिलती और उसकी आवाज अनसुनी रह जाती। दोस्ती में वो हमेशा गिवर था, लेकिन जब उसे जरूरत पड़ी कोई भी उसके साथ नहीं था। रिलेशनशिप्स में भी वही पैटर्न, वो हमेशा चेस कर रहा था और लोग उसका फायदा उठा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वो हमेशा हार क्यों रहा था। फिर एक रात फ्रस्ट्रेशन के साथ बैठे हुए उसकी नजर एक बुक पर पड़ी, एक ऐसी किताब जो उसे उन हिडन रूल्स के बारे में बताने वाली थी जो दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोग यूज करते हैं। एक ऐसी किताब जो उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। मैनिपुलेशन, द मास्टर गाइड। पहले उसने हेजिटेट किया, मैनिपुलेशन, ये तो गलत चीज है। लेकिन जैसे जैसे उसने पढ़ना शुरू किया उसे एहसास हुआ ये सिर्फ कंट्रोल करने की बात नहीं थी, बल्कि समझने की भी थी। ये उन छुपे हुए इशारों को पहचानने की स्किल थी जो लोग यूज करते हैं, और खुद को प्रोटेक्ट करने का तरीका। इस बुक ने डेनियल की आंखें खोल दी। इसमें वो टैक्टिक्स थीं जो पॉलिटिशियंस, सेल्समैन और यहां तक कि दोस्त और रिश्तेदार भी यूज करते हैं, बिना आपको पता चले। वो सटल वर्ड्स और जेस्चर्स जो किसी को यस कहने पर मजबूर कर देते हैं, बिना उन्हें खुद समझ आए। वो माइंड गेम्स जो लोग खेलते हैं पावर हासिल करने के लिए। लेकिन सबसे जरूरी बात, इस किताब ने डेनियल को कंट्रोल वापस लेना सिखाया। अब वो लोगों की बॉडी लैंग्वेज को डिकोड कर सकता था। उसे समझ आने लगा कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन उसे यूज कर रहा है, और पहली बार उसे खुद पर कंट्रोल महसूस हुआ। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी कॉन्वर्सेशन के बाद आपको लगा हो कि आपने हार मान ली, लेकिन आपको समझ नहीं आया क्यों? ये बुक सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये एक वेपन है उन लोगों से बचने का तरीका जो आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। पावर और इन्फ्लुएंस की एक पूरी साइंस जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। लेकिन अब सवाल ये है, अब जब आपको ये नॉलेज मिल गई है, आप इसका क्या करेंगे? क्या आप इसे सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करेंगे, या फिर आप खुद वो इंसान बनेंगे जो स्ट्रिंग्स पुल करता है? द गेम ऑफ मैनिपुलेशन इज हैपनिंग ऑल अराउंड यू। द ओनली चॉइस यू हैव इज वेदर टू प्ले और बी प्लेड। चैप्टर 1, द बटरफ्लाई इफेक्ट। द बटरफ्लाई इफेक्ट एक कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि छोटी छोटी एक्शंस बड़े अनप्रेडिक्टेबल कॉन्सिक्वेंसेस ला सकती हैं। इसका मतलब है कि अगर एक बटरफ्लाई अपने पंख कहीं हिलाती है तो उसकी वजह से कहीं और एक तूफान आ सकता है। अगर हम मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस की बात करें तो इसका मतलब ये है कि छोटे छोटे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स अगर सही टाइम पर सही तरीके से यूज किए जाएं तो लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स ला सकते हैं। आपको किसी को कंट्रोल करने के लिए बड़े मूव्स की जरूरत नहीं, एक छोटा पुश भी डोमिनो इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। एक रॉन्ग टर्न और वर्ल्ड वॉर 1914। एक छोटी सी गलती ने पूरी दुनिया बदल दी। 1914 में जब आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की गाड़ी जा रही थी तो ड्राइवर ने गलती से एक रॉन्ग टर्न ले लिया, और इसी वजह से उनकी गाड़ी उस कैफे के सामने रुक गई जहां गावरिलो प्रिंसिप, असैसिन, बैठा था। यह उसकी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी और उसने आर्च ड्यूक को गोली मार दी। यही घटना वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत बनी। एक छोटी सी गलती, एक रॉन्ग टर्न ने पूरी दुनिया को युद्ध में धकेल दिया। लेसन, एक छोटा सा डिसीजन पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल सकता है। हिटलर का आर्ट स्कूल से रिजेक्ट होना 1907।
एक छोटी सी रिजेक्शन ने पूरी दुनिया पर असर डाला। 1907 में एडोल्फ हिटलर ने वियना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया। अगर उसे एडमिशन मिल जाता तो शायद वो आर्टिस्ट बनता और कभी पॉलिटिक्स में नहीं आता। लेकिन ये एक रिजेक्शन लेटर ही था जिसने उसे फ्रस्ट्रेटेड किया और बाद में उसने पावर की तरफ कदम बढ़ाया। यही इंसान वर्ल्ड वॉर II और होलोकॉस्ट का जिम्मेदार बना। लेसन: एक छोटी सी रिजेक्शन लाखों लोगों की ट्रेजेडी का कारण बन सकती है। एक ट्वीट ने सीईओ की जॉब खत्म कर दी। 2020 में एक बड़े टेक कंपनी के सीईओ ने ट्विटर पर एक ऑफेंसिव ट्वीट पोस्ट किया। उन्होंने सोचा ये बस एक मजाक था, लेकिन विद इन आवर्स वो वायरल हो गया। एम्प्लॉयज और पब्लिक ने बैकलैश देना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में कंपनी पर इतना प्रेशर बढ़ गया कि सीईओ को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। लेसन: एक छोटा सा सोशल मीडिया पोस्ट आपकी पूरी लाइफ रुइन कर सकता है। सबसे एक्सपेंसिव पिज्जा ऑर्डर 2010 में लाज़लो हन्यच ने 10,000 बिटकॉइंस में 2 पिज्जा खरीदे। उस टाइम बिटकॉइन की वैल्यू बहुत कम थी और उन्होंने सोचा कि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है। लेकिन आज 10,000 बिटकॉइंस की कीमत $500 मिलियन से ज्यादा है। यानी उन्होंने अनजाने में इतिहास का सबसे महंगा पिज्जा ऑर्डर कर दिया। लेसन: एक छोटा सा फाइनेंशियल डिसीजन फ्यूचर में मैसिव लॉस या गेन में बदल सकता है। एक हिडन मैसेज ने लाइफ बचा ली। 2023 में एक महिला अपने अब्यूसिव बॉयफ्रेंड के साथ फंसी हुई थी। जब वो एक रेस्टोरेंट में गई तो उसने एक रिसीप्ट के पीछे हेल्प लिख दिया और क्वाइटली कैशियर को दे दिया। कैशियर ने स्मार्टली पुलिस को कॉल किया और कुछ ही घंटों में पुलिस ने उसे रेस्क्यू कर लिया। लेसन: एक छोटा सा एक्शन, सिर्फ एक वर्ड, लाइफ और डेथ के बीच का फर्क बन सकता है। बटरफ्लाई इफेक्ट हमें सिखाता है कि छोटी चीजें भी बड़ी इंपैक्ट डाल सकती हैं। चाहे वो एक रॉन्ग टर्न हो, एक रिजेक्शन लेटर, एक ट्वीट, एक फाइनेंशियल डिसीजन या एक छुपा हुआ मैसेज, हर छोटी चीज फ्यूचर को बदल सकती है। मैनिपुलेशन में इसका मतलब एक सिंपल सेंटेंस किसी का माइंड चेंज कर सकता है। एक सटल लाई बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। एक छोटा साइकोलॉजिकल ट्रिक किसी की पूरी लाइफ डिसीजन इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर आप इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन में मास्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले छोटी चीजों की पावर को समझना सीखिए। चैप्टर 2: अंडरस्टैंड योर एक्चुअल ऑडियंस। मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस में सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो गलत लोगों को टारगेट करते हैं। अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी एक्चुअल ऑडियंस कौन है। कई बार लोग सोचते हैं कि जो सामने दिख रहा है वही उनका टारगेट है, लेकिन असल में डिसीजन मेकिंग पावर किसी और के पास होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बच्चा को कन्विंस करना चाहते हैं कि उसे कोई खिलौना चाहिए, तो असल में टारगेट बच्चा नहीं, उसके पेरेंट्स हैं, क्योंकि डिसीजन पेरेंट्स का होगा, ना कि बच्चे का। अगर आप गलत ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं तो आपकी सारी पर्सुएजन टैक्टिक्स वेस्ट जाएंगी। इस चैप्टर में यही बताया गया है कि कैसे अपनी रियल ऑडियंस को पहचानें और उन्हें सही तरीके से इन्फ्लुएंस करें। महात्मा गांधी और ब्रिटिश गवर्नमेंट 1947। जब गांधी जी ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को डायरेक्टली टारगेट करने की बजाय इंडियन पॉपुलेशन पर फोकस किया। उन्होंने समझ लिया कि अगर वो लोगों की माइंडसेट बदल सकते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद प्रेशर में आ जाएगी। और यही हुआ। भारत की जनता यूनाइटेड हुई और अंत में ब्रिटिश रूल को खत्म करना पड़ा। लेसन: डायरेक्ट टारगेट को नहीं, बल्कि सही ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करो। स्टीव जॉब्स और आईफोन का लॉन्च 2007। जब एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया तो स्टीव जॉब्स को पता था कि सिर्फ टेक लवर्स को टारगेट करना काफी नहीं होगा। उन्होंने प्रेजेंटेशन में नॉर्मल लोगों की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया, कैसे एक फोन, एक आईपॉड और एक इंटरनेट डिवाइस
सिर्फ एक गैजेट में मिल सकता है। यानी उन्होंने टेक गीक्स की बजाय मास ऑडियंस को टारगेट किया, जिससे आईफोन एक रेवोल्यूशन बन गया। लेसन: सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा होना काफी नहीं, सही ऑडियंस को टारगेट करना जरूरी है। नेटफ्लिक्स और बिंज वॉचिंग कल्चर 2013 नाउ। नेटफ्लिक्स को समझ आ गया था कि ट्रेडिशनल टीवी ऑडियंस अब एड्स और फिक्स्ड टाइमिंग से परेशान है, तो उन्होंने बिंज वॉचिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिससे लोग एक बार में पूरी सीरीज देख सकें। उन्होंने टीवी इंडस्ट्री को टारगेट नहीं किया, बल्कि ऑडियंस की रियल नीड को समझा। लेसन: अगर आप ऑडियंस की एक्चुअल जरूरत को समझ लें तो इंडस्ट्री को बदल सकते हैं। पॉलिटिकल कैंपेन्स और सोशल मीडिया 2016। आज के पॉलिटिशियंस टीवी एड्स पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करते, बल्कि सोशल मीडिया पर कैंपेन्स चलाते हैं। क्यों? क्योंकि आज का वोटर टीवी से ज्यादा इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर एक्टिव है। जिस कैंडिडेट ने ये बात समझ ली, उसने ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करने में बाकी सबको पीछे छोड़ दिया। लेसन: जहां ऑडियंस एक्टिव है, वहीं इन्फ्लुएंस काम करेगा। कोका कोला वर्सेस पेप्सी, सही टारगेट ऑडियंस 1990 से अब तक। पेप्सी ने अपने एड्स में हमेशा यंग ऑडियंस को टारगेट किया, जबकि कोका कोला ने फैमिली और इमोशनल वैल्यूज पर फोकस किया। आज भी अगर आप पेप्सी के एड्स देखें तो वो ज्यादा ट्रेंडी और यूथ फोकस्ड होते हैं, जबकि कोका कोला के एड्स फेस्टिवल्स, फैमिली मोमेंट्स और नॉस्टैल्जिया पर बने होते हैं। लेसन: ब्रांड की सक्सेस इस पर डिपेंड करती है कि वो अपनी सही ऑडियंस को कितना समझते हैं। फाइनल थॉट्स: अगर आप इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन में मास्टर बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी सही ऑडियंस को समझना होगा। मैनिपुलेशन में इसका मतलब हर इंसान को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश मत करो। सिर्फ उन लोगों को टारगेट करो जो डिसीजन लेते हैं। सिर्फ दिखने वाले लोगों पर फोकस मत करो, असली पावर होल्डर को पहचानो। जहां ऑडियंस ज्यादा एक्टिव है, वहां इन्फ्लुएंस करने के तरीके बदलो। अगर आप अपनी रियल ऑडियंस को समझ लेंगे और सही स्ट्रेटजी अपनाएंगे, तो आपका इन्फ्लुएंस 1000 गुना बढ़ जाएगा। चैप्टर 3: क्रिएटिंग इमोशनल डेट। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा किया और आपको लगा कि आपको बदले में भी कुछ करना चाहिए? यही है इमोशनल डेट, एक साइकोलॉजिकल ट्रिक जहां कोई आपको इमोशनली ऑब्लिगेटेड फील कराता है ताकि आप उसके फेवर को रिटर्न करें। मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस की दुनिया में लॉजिक से ज्यादा इमोशंस पावरफुल होते हैं। जब कोई आपके लिए कुछ करता है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक इनविजिबल डेट महसूस करता है और आप उस इंसान के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। ये चैप्टर आपको सिखाएगा कि कैसे आप लोगों के मन में इमोशनल डेट क्रिएट कर सकते हैं, जिससे वो आपकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाएं, बिना उन्हें एहसास हुए। 1. चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व। चाणक्य ने एक छोटे से अनाथ लड़के चंद्रगुप्ता को राजा बनाने का सपना दिखाया। उन्होंने उसे ट्रेन किया, सपोर्ट दिया और हर कदम पर गाइड किया। जब चंद्रगुप्ता राजा बना, तो वह चाणक्य का अग्रणी इंडेटेड हो चुका था और उसने हमेशा उनकी नीतियों को फॉलो किया। लेसन: अगर आप किसी को ऊंचाई तक पहुंचाने में मदद करते हैं, तो वो हमेशा आपका एहसान मानता है और आपके इन्फ्लुएंस में रहता है। 2. द माफिया और द फेवर सिस्टम। माफिया कल्चर में एक पावरफुल रूल होता है: मैं आपको एक फेवर करता हूं, एक दिन आप इसका रिटर्न करेंगे। कोई बड़ा माफिया बॉस किसी को एक बार छोटी मदद करता है, लेकिन बाद में उस इंसान को अपनी शर्तों पर कंट्रोल करता है। लेसन: छोटे फेवर्स बड़े इन्फ्लुएंस में बदल सकते हैं। मॉडर्न डे एग्जाम्पल्स। 3. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और फ्री गिवअवेज 2022 नाउ। आजकल इन्फ्लुएंसर्स फ्री प्रोडक्ट्स देते हैं, कंटेस्ट्स कराते हैं और ऑडियंस को कहते हैं कि आई एम डूइंग दिस फॉर यू, सपोर्ट मी बैक। लोगों को लगता है कि वो इन्फ्लुएंसर के लिए कुछ करने के लिए इंडेटेड हैं, चाहे वो लाइक्स हों, कमेंट्स हों या प्रोडक्ट खरीदना। लेसन: लोगों को कुछ मुफ्त में दो और वो आपके ब्रांड के लिए लॉयल बन जाएंगे। 4.
ऑफिस पॉलिटिक्स और स्ट्रेटेजिक हेल्प, कॉर्पोरेट वर्ल्ड। कई बार ऑफिसेस में लोग जानबूझकर दूसरों की मदद करते हैं ताकि बाद में वो उनसे बिगर फेवर्स मांग सकें। एग्जाम्पल, एक सीनियर आपको प्रेजेंटेशन बनाने में हेल्प करता है और बाद में जब उसे किसी प्रोजेक्ट में सपोर्ट चाहिए तो आप मना नहीं कर सकते क्योंकि आपको गिल्टी फील होता है। लेसन, स्ट्रेटेजिक हेल्प लोगों को आपके कंट्रोल में ला सकती है। 5. रोमांटिक रिलेशनशिप्स में मैनिपुलेशन। कई बार एक पार्टनर इंटेंशनली बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस करता है ताकि दूसरा गिल्टी फील करे और उसकी हर डिमांड मान ले। एग्जाम्पल, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मेरी छोटी सी बात भी नहीं मान सकते। लेसन, गिल्ट एक पावरफुल मैनिपुलेशन टूल हो सकता है। फाइनल थॉट्स, इमोशनल डेट मैनिपुलेशन का एक खतरनाक लेकिन पावरफुल टूल है। मैनिपुलेशन में इसका मतलब छोटे फेवर्स दो ताकि लोग खुद को ऑब्लिगेटेड महसूस करें। गिल्ट और ग्रैटिट्यूड का सही तरीके से इस्तेमाल करो। किसी को ओपनली मत बताओ कि तुम इन्फ्लुएंस कर रहे हो, यह सटल होना चाहिए। अगर आप इमोशनल डेट क्रिएट करना सीख गए तो लोग आपकी बात मानने को मजबूर होंगे बिना उन्हें पता चले कि आप उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। चौथी कैप्टर, लोगों की भाषाएं बोलें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों को इतनी आसानी से इन्फ्लुएंस कैसे कर लेते हैं? क्यों कुछ लोग बिना जोर डाले दूसरों को अपनी बात मानने के लिए मना लेते हैं? इसका सीधा जवाब है, वो लोग सामने वाले की भाषा में बात करते हैं। स्पीकर पीपल्स लैंग्वेज का मतलब सिर्फ अलग अलग भाषाएं, लैंग्वेजेस सीखना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हर इंसान अलग सोचता है, अलग महसूस करता है और अलग ट्रिगर्स पर रिएक्ट करता है। अगर आप किसी के दिमाग और दिल तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको उसकी भाषा बोलनी पड़ेगी, फिर चाहे वो इमोशनल लैंग्वेज हो, लॉजिकल हो या पावर और ऑथोरिटी की लैंग्वेज हो। यह चैप्टर आपको सिखाएगा कि कैसे लोगों की कम्युनिकेशन स्टाइल को समझकर उन्हें आसानी से इन्फ्लुएंस किया जाए। नेपोलियन बोनापार्ट और उसकी आर्मी, 1800 दशक। नेपोलियन सिर्फ एक ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट नहीं था, बल्कि एक मास्टर कम्युनिकेटर भी था। जब उसकी आर्मी थक चुकी होती थी तो वो सोल्जर्स से उनकी लैंग्वेज में बात करता था, कभी ऑनर की लैंग्वेज, कभी मनी की और कभी नेशनलिज्म की। यही वजह थी कि उसके सोल्जर्स उसकी बात मानने को हमेशा तैयार रहते थे। लेसन, अगर आप हर इंसान को उसकी लैंग्वेज में मोटिवेट कर सकते हैं तो लोग आपके पीछे खड़े रहेंगे। महात्मा गांधी और ब्रिटिश गवर्नमेंट, 1947। जब गांधी जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ादी की बात की तो उन्होंने लॉयर्स की तरह लीगल लैंग्वेज नहीं बोली, बल्कि उन्होंने इंडियन जनता से उनकी लैंग्वेज में बात की, त्याग, अहिंसा और आत्मसम्मान। ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्होंने डिप्लोमैटिक और पॉलिटिकल लैंग्वेज में जवाब दिया। लेसन, हर ऑडियंस को अलग लैंग्वेज में एड्रेस करना जरूरी है। मॉडर्न डे एग्जाम्पल्स, ब्रांड्स और उनके मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। 2020 से अब तक ब्रांड्स हर ऑडियंस से अलग लैंग्वेज में बात करते हैं। अगर यूथ को टारगेट करना है तो उनके एड्स में ट्रेंडी स्लैंग और मीम्स होते हैं। अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड को टारगेट करना है तो वो प्रोफेशनल और डेटा ड्राइवन लैंग्वेज यूज करते हैं। लेसन, जो ऑडियंस की लैंग्वेज समझेगा वही उनकी अटेंशन कैप्चर करेगा। सेल्स और नेगोशिएशन में साइकोलॉजिकल लैंग्वेज। एक अच्छा सेल्समैन हमेशा कस्टमर की साइकोलॉजी समझता है। अगर कस्टमर को सिक्योरिटी चाहिए तो वो ट्रस्ट और रिलायबिलिटी की लैंग्वेज में बात करेगा। अगर कस्टमर को लग्जरी पसंद है तो वो एक्सक्लूसिविटी और प्रेस्टीज की बात करेगा। लेसन, कस्टमर की जरूरत को समझो और उसी लैंग्वेज में बात करो। 5. रिलेशनशिप्स और इमोशनल कनेक्शन। कई बार रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि दोनों पार्टनर्स एक दूसरे की इमोशनल लैंग्वेज नहीं समझते। कुछ लोग लव को वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं, कुछ एक्शंस से और कुछ गिफ्ट्स से। अगर आप अपने पार्टनर की इमोशनल लैंग्वेज समझ गए तो रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी। लेसन, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, सही तरीके से कम्युनिकेट करना जरूरी है।
अगर आप इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन में मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको सीखना होगा कि लोगों की सोच और माइंडसेट के हिसाब से बात कैसे की जाए। मैनिपुलेशन में इसका मतलब हर इंसान को उसकी पसंद की लैंग्वेज में अप्रोच करो। लॉजिक वाले इंसान से नंबर्स और फैक्ट्स में बात करो और इमोशनल इंसान से फीलिंग्स में। ऑडियंस कौन है ये समझकर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनाओ। अगर आप लोगों की लैंग्वेज बोलना सीख गए तो आप उनकी सोच, उनकी डिसीजंस और उनकी एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं बिना उन्हें पता चले। चैप्टर 5, लाइकेबिलिटी एज लुब्रिकेंट। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बिना किसी एफर्ट के दूसरों को आसानी से इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, चाहे ऑफिस हो, बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ। कुछ लोग जैसे मैजिक की तरह काम करवाने में एक्सपर्ट होते हैं। इसका सीक्रेट है लाइकेबिलिटी। अगर लोग आपको पसंद करते हैं तो वो आपकी बात मानना, आपकी हेल्प करना और आपके साथ काम करना चाहते हैं। यही वजह है कि लाइकेबिलिटी एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, जो रेजिस्टेंस को खत्म करके स्मूथ इंटरेक्शन बनाता है। अगर आप इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले लाइकेबल बनना सीखना होगा। बराक ओबामा, द चैरिज्मेटिक लीडर। ओबामा सिर्फ एक इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन नहीं थे, बल्कि एक हाईली लाइकेबल इंसान भी थे। उनकी स्माइल, बॉडी लैंग्वेज और पॉजिटिव एटीट्यूड ने उन्हें मिलियंस ऑफ लोगों का फेवरेट बना दिया। लोग उन्हें सिर्फ उनकी पॉलिसीज की वजह से नहीं, बल्कि उनके पर्सनैलिटी की वजह से सपोर्ट करते थे। लेसन: अगर लोग आपको पसंद करते हैं तो वो नेचुरली आपकी बात मानेंगे। शाहरुख खान, द किंग ऑफ चार्म SRK, सिर्फ एक अच्छे एक्टर ही नहीं बल्कि एक मास्टर कम्युनिकेटर भी हैं। वो इंटरव्यूज में हम्बल, फनी और रिलेटेबल लगते हैं। उनकी लाइकेबिलिटी फैक्टर इतना स्ट्रांग है कि लोग उनकी बातों को याद रखते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं। लेसन: लाइकेबिलिटी से आप लोगों के दिलों में जगह बना सकते हैं बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के। मॉडर्न डे एग्जाम्पल्स: इलॉन मस्क, ट्विटर और मीम्स की पावर। 2020 से अब तक इलॉन मस्क एक अरबपति हैं, लेकिन लोग उन्हें बाकी CEO से ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों? वो मीम्स शेयर करते हैं, कैजुअल ट्वीट्स करते हैं और खुद को बहुत सीरियस नहीं लेते। उनकी लाइकेबिलिटी ने उनके ब्रांड्स टेस्ला, स्पेसएक्स, एक्स को और ज्यादा सक्सेसफुल बना दिया। लेसन: अगर लोग आपको पर्सनल लेवल पर पसंद करते हैं तो वो आपके ब्रांड को भी पसंद करेंगे। सेल्स और कस्टमर सर्विस में लाइकेबिलिटी का इफेक्ट: एक अच्छा सेल्समैन सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं बताता, बल्कि पहले कस्टमर से फ्रेंडली बॉन्ड बनाता है। अगर दो सेल्समैन एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो लोग उसी से खरीदेंगे जो उन्हें ज्यादा पसंद आया। लाइकेबिलिटी ट्रस्ट बिल्ड करता है और ट्रस्ट सेल्स को बूस्ट करता है। लेसन: अगर लोग आपको पसंद करते हैं तो वो आपके साथ डील करना चाहेंगे। रोमांटिक रिलेशनशिप्स और लाइकेबिलिटी: कई बार लोग लुक्स से ज्यादा पर्सनैलिटी की वजह से अट्रैक्ट होते हैं। फनी, चार्मिंग और कॉन्फिडेंट लोग ज्यादा लाइकेबल होते हैं और इसीलिए उन्हें रिलेशनशिप्स में ज्यादा सक्सेस मिलती है। सिर्फ स्मार्ट या रिच होना काफी नहीं, लाइकेबिलिटी एक मेजर फैक्टर है जो लोगों को आपसे जोड़ता है। लेसन: पर्सनैलिटी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि लाइकेबिलिटी लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन बनाता है। फाइनल थॉट्स: अगर आप इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले लाइकेबल बनना सीखिए। मैनिपुलेशन में इसका मतलब अगर लोग आपको पसंद करेंगे तो वो आपकी बात ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। लाइकेबिलिटी से ट्रस्ट बिल्ड होता है और ट्रस्ट इन्फ्लुएंस को आसान बना देता है। पावरफुल कनेक्शंस बनाने के लिए लाइकेबिलिटी सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप लाइकेबिलिटी को एक लुब्रिकेंट की तरह यूज करना सीख गए तो आप किसी से भी अपनी बात मनवा सकते हैं, बिना पुश किए, बिना फोर्स किए। चैप्टर 6, निर्माण, बाहरी विश्वास क्षमता। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि लोग उन्हीं की बात ज्यादा मानते हैं जो क्रेडिबल लगते हैं? कोई भी आइडिया, प्रोडक्ट या इंसान तभी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है जब उसकी क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग हो। लेकिन सवाल यह है, क्रेडिबिलिटी मिलती नहीं,
इसे क्रिएट करना पड़ता है। यानी मैन्युफैक्चरिंग एक्सटर्नल क्रेडिबिलिटी का मतलब है ऐसे स्ट्रैटेजीज यूज करना जिससे लोग आपको एक्सपर्ट, ट्रस्टवर्थी और ऑथेंटिक माने, भले ही आप असल में एक्सपर्ट हों या नहीं। इस चैप्टर में यही बताया गया है कि कैसे क्रेडिबिलिटी को आर्टिफिशियली बिल्ड किया जाए ताकि लोग आपकी बात बिना शक किए माने। थॉमस एडिसन, द मास्टर ऑफ पब्लिसिटी। एडिसन को लोग लाइट बल्ब का इन्वेंटर मानते हैं, लेकिन असल में उन्होंने इसे सिर्फ इम्प्रूव किया था। असली इन्वेंशन कई और साइंटिस्ट्स ने किया था, लेकिन एडिसन ने मीडिया और मार्केटिंग का सही इस्तेमाल किया। उन्होंने खुद को अमेरिकाज ग्रेटेस्ट इन्वेंटर की इमेज में पेश किया, जिससे उनकी क्रेडिबिलिटी ऑटोमेटिक बन गई। लेसन: अगर लोग आपको एक एक्सपर्ट के रूप में देखने लगे तो वो आपकी बात बिना शक किए मानेंगे। हिटलर और प्रोपेगेंडा स्ट्रेटजी 1930 से 40। हिटलर ने मीडिया और सिंबल्स का ऐसा इस्तेमाल किया कि लोग उसे एक पावरफुल और अनस्टॉपेबल लीडर मानने लगे। उसने मास रैलीज, स्पीचेस और प्रोपेगेंडा फिल्म्स से अपनी क्रेडिबिलिटी आर्टिफिशियली बिल्ड की। लोगों को यह यकीन दिलाया गया कि वो जर्मनी को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना सकता है। चैप्टर 7, एलिमेंट्स ऑफ पर्सुएसिव प्रेजेंटेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी बात इतनी आसानी से दूसरों को कैसे मनवा लेते हैं? क्यों कुछ लोग जब बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं और उनकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं? इसका सीक्रेट है प्रभावी प्रस्तुति। कोई भी आइडिया, प्रोडक्ट या कंसेप्ट तभी पावरफुल बनता है जब उसे सही तरीके से प्रेजेंट किया जाए, चाहे बिजनेस मीटिंग हो, सेल्स पिच हो या पर्सनल कॉन्वर्सेशन। अगर आप अपने पॉइंट को इफेक्टिवली डिलीवर कर सकते हैं तो आप लोगों को आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इस चैप्टर में बताया गया है कि एक परसुएसिव प्रेजेंटेशन के कौन-कौन से की एलिमेंट्स होते हैं और कैसे आप इन्हें अपनी कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं। स्टीव जॉब्स और एप्पल का आइकॉनिक आईफोन लॉन्च 2007। जब स्टीव जॉब्स ने पहली बार आईफोन लॉन्च किया तो उन्होंने सिर्फ फीचर्स नहीं बताए बल्कि एक स्टोरी सुनाई। उन्होंने ऑडियंस को एक्साइटेड किया, सस्पेंस बिल्ड किया और फिर आईफोन रिवील किया। उनका प्रेजेंटेशन इतना पावरफुल था कि लोग मेस्मराइज्ड हो गए और आईफोन को एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट मान लिया। लेसन: अगर आप अपनी बात को एंगेजिंग और वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से पेश करते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का आई हैव अ ड्रीम स्पीच 1963। डॉ मार्टिन लूथर किंग ने सिर्फ फैक्ट्स नहीं बोले बल्कि इमोशंस, पावरफुल वर्ड्स और रेपिटेशन का इस्तेमाल किया। आई हैव अ ड्रीम को बार बार दोहराकर उन्होंने ऑडियंस के इमोशंस को टच किया। उनकी वॉइस, बॉडी लैंग्वेज और स्टोरी टेलिंग इतनी स्ट्रांग थी कि ये स्पीच आज भी दुनिया की सबसे आइकॉनिक स्पीचेस में गिनी जाती है। लेसन: एक अच्छा प्रेजेंटर सिर्फ फैक्ट्स नहीं देता बल्कि इमोशंस और स्टोरी टेलिंग से लोगों को जोड़ता है। टेड टॉक्स और वायरल स्पीचेस 2020 से अब तक। आज के टेड टॉक स्पीकर्स सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते बल्कि अपनी बात को एंगेज करने वाले तरीके से पेश करते हैं। वो सिंपल लैंग्वेज, पावरफुल स्टोरी टेलिंग और इंटरैक्टिव बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं। इसी वजह से उनकी स्पीचेस वायरल हो जाती हैं और लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं। लेसन: अगर आप सिंपल और एंगेजिंग तरीके से बात कर सकते हैं तो लोग आपकी बात को याद रखेंगे। सेल्स पिच में परसुएसिव टेक्निक्स। एक अच्छा सेल्समैन कभी भी सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर्स नहीं बताता बल्कि वो प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस को इस तरह प्रेजेंट करता है कि कस्टमर खुद ही खरीदने के लिए तैयार हो जाए। वो पहले कस्टमर की ज़रूरत और इमोशंस को समझता है, फिर अपने प्रोडक्ट को उस ज़रूरत से जोड़ता है। साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स जैसे स्कैर्सिटी, लिमिटेड स्टॉक से सोशल प्रूफ, 1 मिलियन से अधिक ग्राहक और अर्जेंसी, ऑफर जल्द ही समाप्त हो जाएगा, यूज करता है। लेसन: अगर आप लोगों को उनके इमोशंस और ज़रूरतों से जोड़ सकते हैं तो आप कुछ भी बेच सकते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स।
सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस अपने मैसेजेस को पर्सुएसिव तरीके से डिलीवर करते हैं। मोदी, ओबामा और पुतिन जैसे लीडर्स अपनी स्पीचेस में सिंपल लैंग्वेज, पावरफुल जेस्चर्स और रिपीटिशन का इस्तेमाल करते हैं। वो कॉमन लोगों की भाषा में बात करते हैं, जिससे लोग उनसे कनेक्ट महसूस करते हैं। लेसन: अगर आप ऑडियंस की लैंग्वेज समझकर बोलेंगे तो लोग आपकी बात आसानी से मान लेंगे। की एलिमेंट्स ऑफ पर्सुएसिव प्रेजेंटेशन। 1. स्ट्रॉन्ग ओपनिंग। पहले 10 सेकंड में ऑडियंस का अटेंशन पकड़ो। 2. स्टोरी टेलिंग। ड्राई फैक्ट्स मत दो, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और इमोशंस जोड़ो। 3. क्लियर स्ट्रक्चर। बिगिनिंग, मिडल और एंड को अच्छे से ऑर्गेनाइज करो। 4. बॉडी लैंग्वेज एंड वॉइस मॉड्यूलेशन। आपका टोन, एक्सप्रेशंस और हैंड जेस्चर्स भी पावरफुल होने चाहिए। 5. कॉल टू एक्शन। एंड में लोगों को एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करो। फाइनल थॉट्स। अगर आप इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो पर्सुएसिव प्रेजेंटेशन एक जरूरी स्किल है। मैनिपुलेशन में इसका मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन देना काफी नहीं, उसे एंगेजिंग तरीके से प्रेजेंट करना जरूरी है। ऑडियंस की इमोशंस और माइंडसेट को समझकर प्रेजेंटेशन डिजाइन करो। बॉडी लैंग्वेज, स्टोरी टेलिंग और साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को सही तरीके से यूज करो। अगर आप पर्सुएसिव प्रेजेंटेशन की पावर समझ गए तो आप किसी भी आइडिया, प्रोडक्ट या कॉन्सेप्ट को आसानी से लोगों के दिमाग में डाल सकते हैं, बिना उन्हें एहसास कराए कि वो मैनिपुलेटेड हो रहे हैं। चैप्टर 8, एग्जैक्ट पर्सुएसिव फ्रेजेस। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सिर्फ सही शब्दों का इस्तेमाल करके दूसरों को आसानी से मना लेते हैं? चाहे वो कोई सेल्समैन हो, लीडर हो या कोई निगोशिएटर, वो कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जो सामने वाले को हाँ कहने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसका सीक्रेट है एग्जैक्ट पर्सुएसिव फ्रेजेस, यानी ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स और सेंटेंसेस जो इंसानी साइकोलॉजी को ट्रिगर करते हैं और उन्हें आपकी बात मानने पर मजबूर कर देते हैं। अगर आप ये सीख गए तो आप अपने वर्ड्स से लोगों के डिसीजंस को कंट्रोल कर सकते हैं, बिना उन्हें एहसास कराए कि वो मैनिपुलेटेड हो रहे हैं। 1. जॉन एफ कैनेडी और आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, 1961। जब कैनेडी ने ये फेमस लाइन बोली, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री, तो इसने मिलियंस ऑफ अमेरिकन्स के अंदर पेट्रियोटिज्म और रिस्पॉन्सिबिलिटी का इमोशन जगा दिया। ये सिर्फ एक सेंटेंस था, लेकिन इसने लोगों को इंस्पायर और इन्फ्लुएंस कर दिया। रिवर्स साइकोलॉजी और इमोशनल अपील का पावरफुल यूज था। लेसन: सिर्फ एक सही फ्रेज लोगों के माइंड सेट को बदल सकता है। 2. जूलियस सीजर और वेनी विडी विकी। मैं आया, मैं देखा, मैं जीता। सीजर ने जब ये फ्रेज बोली तो उसने एक पूरी कहानी सिर्फ 3 शब्दों में कह दी। शॉर्ट, पावरफुल और कॉन्फिडेंट लैंग्वेज ने उसे अनबीटेबल लीडर बना दिया। ऐसा लगने लगा कि वो कोई भी चैलेंज आसानी से जीत सकता है। लेसन: शॉर्ट, इंपैक्टफुल और कॉन्फिडेंट फ्रेजेस ज्यादा पावरफुल होते हैं। मॉडर्न डे एग्जाम्पल्स। 3. मार्केटिंग और लिमिटेड टाइम ऑफर। 2020 से अब तक ब्रांड्स हमेशा लिमिटेड टाइम ऑफर, हरी, ओनली 3 लेफ्ट इन स्टॉक जैसे फ्रेजेस का यूज करते हैं। इससे स्कैर्सिटी इफेक्ट ट्रिगर होता है, जिससे लोग बिना ज्यादा सोचे खरीदारी कर लेते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, साइकोलॉजी को एक्टिवेट किया जाता है। लेसन: सही वर्ड्स लोगों को अर्जेंसी फील करवा सकते हैं और उनके डिसीजंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। 4. सेल्स और इमेजिन योरसेल्फ यूजिंग दिस। जब कोई सेल्समैन कहता है, इमेजिन कीजिए कि ये प्रोडक्ट आपकी लाइफ को कितना आसान बना देगा, तो सामने वाला सच में उस सिचुएशन को विजुअलाइज करने लगता है। अगर वो इमोशनली कनेक्ट हो गया तो वो खरीदारी करने के लिए ज्यादा तैयार रहेगा। लेसन: इमेजिन शब्द का यूज करने से लोग ऑटोमेटिकली आपके आइडिया से जुड़ने लगते हैं। 5वां सोशल प्रूफ और पीपल जस्ट लाइक यू आर यूजिंग दिस। जब कोई कहता है 10,000 से ज्यादा लोग पहले ही इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं,
तो दिमाग में ट्रस्ट और सिक्योरिटी का सिग्नल जाता है। लोग सोचते हैं, अगर इतने लोग यूज कर रहे हैं तो ये सच में अच्छा होगा। लेसन, लोग दूसरों की चॉइसेस को फॉलो करना पसंद करते हैं और आप इस साइकोलॉजी को यूज कर सकते हैं। मोस्ट पावरफुल पर्सुएसिव फ्रेजेस और उनका इम्पैक्ट। 1. बिकॉज। कोई भी रिक्वेस्ट करने के बाद बिकॉज जोड़ने से सामने वाला ज्यादा इजीली मान जाता है। 2. व्हाट इफ आई टोल्ड यू। क्यूरियोसिटी ट्रिगर करता है और अटेंशन पकड़ता है। 3. मोस्ट पीपल डोंट नो दिस बट। एक सीक्रेट या इनसाइडर नॉलेज का इल्यूजन क्रिएट करता है। 4. यू हैव नथिंग टू लूज एंड एवरीथिंग टू गेन। रिस्क फ्री डिसीजन लेने में मदद करता है। 5. मैं शायद आपको बताने की गलती कर रहा हूं, लेकिन सस्पेंस और इंक्वायरी बढ़ाता है। अगर आप इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो एग्जैक्ट पर्सुएसिव फ्रेजेस सीखना जरूरी है। मैनिपुलेशन में इसका मतलब लोगों की साइकोलॉजी समझकर उनके इमोशंस को ट्रिगर करने वाले वर्ड्स यूज करो। शॉर्ट और इम्पैक्टफुल फ्रेजेस ज्यादा पावरफुल होते हैं। क्यूरियोसिटी, फियर, सोशल प्रूफ और अर्जेंसी को एक्टिवेट करने वाले वर्ड्स यूज करो। अगर आप सही शब्दों का इस्तेमाल करना सीख गए तो आप किसी से भी हां बुलवा सकते हैं, बिना उन्हें एहसास कराए कि वो मैनिपुलेटेड हो रहे हैं।